दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार यहाँ पर एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। वो टॉपिक है खाद्य सुरक्षा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये खाद्य सुरक्षा होता क्या है। देखिए, अभी हाल ही फिलहाल ग्लोबल हंगर इंडेक्स का एक रिपोर्ट जारी हुआ है। उस रिपोर्ट में हमारे देश का रैंकिंग 107 है। यानी आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे देश में जहाँ अनाज का कोई कमी नहीं है, 3000 से भी ज़्यादा लोग डेली भूख की वजह से मरते हैं, जो कितना शर्मसार स्थिति है। पूरा विस्तार से बात करने वाले हैं। खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य असुरक्षा क्या है, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी है जिसका हम लोग प्रयोग करें ताकि जो भोजन की समस्या है उससे छुटकारा मिल सके। पूरा विस्तार से बात करने वाले हैं। आप बीपीएससी मेंस की तैयारी करते हो, क्लर्क का तैयारी करते हो या किसी एग्जाम का तैयारी नहीं भी करते हो, आप जानना और समझना चाहते हैं हमारे देश की हालात को, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बात है, आपको पता ही होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2022 का, हमारे देश का 121 देशों में 107वां स्थान है। ये जो समस्या है हंगर का यानी भूख का, एक बहुत भयंकर समस्या है। एक टर्म है खाद्य सुरक्षा। सबसे पहले इसको जरा समझ लीजिए। आपने अखबारों में इस शब्द को जरूर सुना होगा, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा होता क्या है? किसी देश में या किसी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है वहां के प्रत्येक नागरिक के पास पौष्टिक भोजन हो, पोषण युक्त भोजन हो और इच्छा अनुसार खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो। इसी को कहा जाता है खाद्य सुरक्षा। अब जैसे सरकार जन वितरण प्रणाली के दुकानों के माध्यम से 2 रुपए गेहूं और 3 रुपए चावल उपलब्ध करा रहा है। क्यों? और साथ ही साथ क्यों पे आएंगे, साथ ही साथ अभी हाल ही फिलहाल सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि फोर्टिफाइड चावल भी उपलब्ध होगा जन वितरण प्रणाली में। वो क्या होता है जरा वो समझिए। जो नॉर्मल चावल है उसमें आयरन और फॉलिक एसिड को मिक्स करके थोड़ा बेहतर क्वालिटी के चावल को बना दिया जाएगा, जिसको फोर्टिफाइड राइस कहा जाएगा। वो ज्यादा पोषण युक्त होगा और वो जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर उपलब्ध होगा। तो हम बात कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा का, यानी सबको भोजन मिले, पोषण युक्त भोजन मिले। अब ऐसा नहीं है कि भोजन मिल रहा है उसमें पोषण ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बीमार रहने का एक बहुत बड़ा कारण है कि भोजन तो खा रहे हैं लेकिन पोषण नहीं है। पोषण कहने का मतलब है कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए दिन भर में, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, कितना खनिज चाहिए, कितना वसा चाहिए, सबका तालमेल होना चाहिए। अगर ऐसा तालमेल है तब हम लोग इस भोजन को बोलेंगे पोषण युक्त भोजन, और पोषण युक्त भोजन उपलब्ध होना ही चाहिए। तो चलिए, खाद्य सुरक्षा को हम समझ रहे हैं। हालांकि थोड़ा जहाज गुजर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। खाद्य सुरक्षा को हम समझ रहे हैं कि नहीं सबको इस तरीके का भोजन उपलब्ध हो, सस्ता कीमत में उपलब्ध हो। अब देखिए, अब जन वितरण प्रणाली में 2 रुपए गेहूं 3 रुपए चावल मिल रहा है, तो ये तो सस्ता में उपलब्ध हो, तो इसी को खाद्य सुरक्षा कहते हैं। हमारे देश में खाद्य सुरक्षा की समस्या है, गंभीर समस्या है। थोड़ा सा कुछ तथ्यों को जान लीजिए, फिर आपको भी लगेगा कि 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में खाद्य सुरक्षा है कि नहीं, यानी सबको सुलभ भोजन, पौष्टिक भोजन, पोषण युक्त भोजन मिल रहा है कि नहीं। कुछ डाटा को देखिए, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का एक रिपोर्ट है, हमारे देश में 3000 बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र के कुपोषण या भूख से मरते हैं। कितना शर्मसार ये डाटा है, लेकिन ये सच्चाई भी है। इसको सुधारने की जरूरत है। आप समझिए ना, 5 वर्ष से कम उम्र के 3000 बच्चे डेली या तो भूख से मरते हैं या कुपोषण से मरते हैं। बहुत गंभीर स्थिति है, इसे दूर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन का एक डाटा है कि भारत में वर्ष 2019 में 14.8% लोग कुपोषित है, और कोरोना के बाद ये संख्या निश्चित तौर पर बढ़ा ही होगा। 2019 में 14.8% लोग कुपोषित है। कुपोषित का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सही पोषण नहीं मिल रहा। अरे भाई, सिंपल सा आप ऐसे समझिए, गांव का, विलेज का जो नॉर्मल भोजन रहता है, अब तो गांव में भी अब हाईफाई हो गया है। लोग मंचूरियन खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। जो नॉर्मल खाना होता है गांव देहात का, जैसे कि सुबह में हो गया रोटी सब्जी समय पे, ये अगर घी वगैरह मिला शुद्ध देसी तो वो सही है। इसके अलावा दोपहर में चावल, दाल, सब्जी, चटनी, अचार, थोड़ा सा सलाद। इसके अलावा शाम का समय भूंजा वगैरह हो गया, और रात के समय वही नॉर्मल दूध, रोटी, सब्जी। तो ये जो भोजन है नॉर्मल भोजन है, लेकिन ये पौष्टिक भोजन है और सही भोजन है। लेकिन अब बहुत तरह का समस्या भी आ रहा है।
अब दूध भी शुद्ध नहीं हो रहा है। शहर तो छोड़िए, गांव में भी जो दूध है वो उसमें इंजेक्शन का प्रयोग हो रहा है। और इतना ही नहीं, जो भोजन हम लोग नॉर्मल भोजन भी कर रहे हैं उसमें भी केमिकल है, क्योंकि खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले का ज़माना थोड़ा ही है कि हम लोग घूर मतलब राख होता है, जो गोबर का गोईठा होता है, उपला होता है, उसके जलाने के बाद जो प्राप्त होता है उसके माध्यम से खेती होता था, उसके सहायता से वो खाद के रूप में प्रयोग होता था। लेकिन वो सब सिस्टम खत्म हो गया है हरित क्रांति के बाद से। खैर, हम लोग थोड़ा सा डाटा देख रहे हैं, कुछ फैक्ट को देख रहे हैं, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग बस वीडियो के साथ बने रहें, काफ़ी कुछ जानकारी मैं आपको यहाँ पर अभी देने वाला हूँ। 2014 से लेकर 2019 में 6.5 करोड़ लोग खाद्य असुरक्षा में शामिल हुए हैं। इसका क्या मतलब है? खाद्य असुरक्षा में यानी उनके पास 2 जून का, उसको क्या बोलते हैं फिल्मों के भाषा में, 2 टाइम का भोजन नहीं मिल रहा है, या गांव देहात में कहा जाता है कि 2 जून का उनको रोटी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा स्थिति है। शहरों में ऐसा थोड़े ही दिखेगा। आप दूर दराज के क्षेत्रों में जाइए, जहाँ तक बिहार की बात है तो आप उत्तर बिहार में जाके देखिए, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भूखमरी की समस्या है, 2 टाइम का खाना तक नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो ये तो स्थिति है और ये सच्चाई है। इसके अलावा भारत सरकार ने एक लक्ष्य तय किया था, शून्य भूखमरी 2030, यानी 2030 तक भूखमरी को समाप्त कर देंगे। ये 3-4 साल पहले लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इसमें 101 से बढ़कर के हम 107 पर चले गए हैं। पाकिस्तान से भी हमारा जो लेवल है इस रैंकिंग में नीचे हो गया है। तो स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ता ही चला जा रहा है। तो ये तो थोड़ा सा डाटा पे मैंने बात किया। अब देखिए, खाद्य असुरक्षा है, यानी खाद्य सुरक्षा नहीं है, लोगों को पौष्टिक और पोषण युक्त भोजन नहीं मिल रहा है। क्यों? चलिए उसको देखते हैं। बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है। गरीबी है, बेरोजगारी है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कि बिहार में बाढ़, बहुत ही मतलब इससे नुकसान होता है, बहुत भयावह स्थिति होता है। गरीबी बेरोजगारी को बढ़ाता है, पलायन को बढ़ाता है। अब जेब में पैसा नहीं रहेगा तो खाद्य असुरक्षा तो होगा ही, क्योंकि सबके पास वो जो कार्ड होता है, राशन वाला कार्ड, वो बहुत सारे लोग नहीं बना पाते हैं, बहुत सारे वजहों की वजह से। एक चीज़ और, इसी से एक बात आपको हम बता देते हैं। हमारे देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड का जो सिस्टम है उसको लागू कर दिया गया है। पहले सिस्टम था कि अगर आप बिहार के निवासी हैं और बिहार में आपने राशन कार्ड बनाया है तो बिहार में ही आपको 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये चावल मिलेगा। लेकिन अब नहीं, अब आप बम्बे जाइए, दिल्ली जाइए, कलकत्ता जाइए, कहीं भी उस कार्ड से आपको जो मंथली मिलता है जन वितरण प्रणाली की दुकानों से अनाज, वो मिल जाएगा। तो इसको भी आप लोग जान लीजिए। तो खैर, हम लोग मुद्दा हमारा है, जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं कि खाद्य असुरक्षा का कारण क्या है। तो मानसून आधारित भारतीय कृषि, जिस वर्ष समय पर वर्षा नहीं हुआ तो क्या होगा? जो किसान हैं उनका खेती सही नहीं हो पाएगा, तो अनाज का दिक्कत हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, गरीबी लगातार बढ़ते जा रहा है। कोरोना के बाद तो गरीबी कहीं ना कहीं एक रफ्तार पकड़ लिया है, एक तेजी हो गया, जो ग्राफ है वो ऐसे बढ़ा है गरीबी का। तो ये भी एक समस्या है। प्राकृतिक आपदाएं तो हैं ही, फसलों पर कीटों का हमला भी होता है। 2 साल पहले कोरोना काल में आपने सुना होगा कि पंजाब राजस्थान के इलाकों में कीटों का हमला हुआ था फसलों पर, तो वो भी एक समस्या है। हमारे देश में जो विकास है असमावेशी विकास है। अब आप कहिएगा ये समावेशी क्या होता है? समावेशी विकास मतलब विकास हो किसी क्षेत्र का, यानी सबका विकास हो, कम ज़्यादा सबका विकास हो, लेकिन पैटर्न कुछ अलग है। खासतौर पे कोरोना काल के बाद आप देख रहे हैं कुछ लोगों का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, जबकि बाकी लोग नीचे आ रहे हैं। तो इस तरह का जो विकास है असमावेशी है, ठीक है, यानी समावेशी नहीं है, इंक्लूसिव नहीं है। तो ये भी एक समस्या है। महंगाई यानी मुद्रास्फीति, महंगाई तो लगातार बढ़ते चला जा रहा है। पेट्रोलियम का दाम देखिए तेजी से बढ़ रहा है, या किसी भी चीज़ का, तो ये भी एक समस्या है। एफसीआई प्रबंधन में कमी, हमारे देश में एक कहावत है, बहुत सारे विशेषज्ञों का ये कहना भी है और ये सच्चाई भी है, एफसीआई में अनाज सड़ता है और लोग भूख से मरते हैं। तो प्रबंधन की कमी है, सप्लाई की कमी है, यानी जहाँ सप्लाई होना चाहिए एफसीआई से अनाजों का वो नहीं हो पा रहा है। विदेशी दबाव, बहुत सारे जो देश हैं उनको हम गेहूं चावल उनको भेजते हैं। तो चलिए, ये सब कुछ कारण था कि क्यों खाद्य असुरक्षा है हमारे देश में। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। हमने क्या बात किया? खाद्य सुरक्षा, खाद्य असुरक्षा होता क्या है, कुछ डाटा हमने देखा, कुछ तथ्य देखा, कुछ फैक्ट को देखा। उसके बाद हमने देखा कि क्यों है खाद्य असुरक्षा। खाद्य सुरक्षा तो है ही। अब आपने टेक्नोलॉजी वर्ड बहुत सुना होगा, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी।
तो क्या ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को लाएं और खाद्य असुरक्षा की प्रॉब्लम को दूर कर दें? टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? तकनीक। अब जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं, हम अभी यूट्यूब पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये क्या है? ये सिंपल सी बात है, ये टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी का बहुत तरह से इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर मुख्यतः बात करेंगे कृषि क्षेत्र में क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैव प्रौद्योगिकी क्या है जिससे कि खाद्य सुरक्षा को दूर किया जा सके, जिससे कि अनाज का पैदावार को बढ़ाया जा सके वगैरह, ये सब, या पौष्टिक भोजन को किया जा सके, इसी पे बात करते हैं। तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, और अगर आप एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए जानना और भी ज़रूरी हो जाता है, या एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी करते हैं तो आप सुनिए, जानिए, आपके लिए अच्छा बात है। और अगर अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर कुछ समझ में आया, कुछ सीखे। पहला टेक्नोलॉजी का नाम है जैव प्रतिकारक। क्या? जैव प्रतिकारक। इस पॉइंट को, इस जो टर्म है इसको रट लीजिए। जैव प्रतिकारक होता क्या है? जैव प्रतिकारक सूक्ष्म जीव है, जैसे कि ईस्ट, कवक, उसके माध्यम से पावरोटी बनाया जाता है, जिसको नॉर्मल भाषा में आप कह सकते हैं कि आटा को सरा दिया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। एक्चुअली वहाँ किण्वीकरण करते हैं। क्या करते हैं? आटा का किण्वीकरण करते हैं, CO2 गैस का प्रयोग करते हैं और पावरोटी का निर्माण करते हैं। तो जो ईस्ट हो गया, कवक हो गया, वो क्या हुआ? वो जैव प्रतिकारक है कि पावरोटी बनाने में उसने एक सहायता किया। बियर का भी निर्माण होता है। देखिए बहुत सारे लोग बियर का अगर नाम सुनते हैं उनको खराब लगेगा। भाई साहब, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, विशेष तौर पर ठंडा इलाका, जहां बियर को पीना लोग पीते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग एज ए पार्टी इस्तेमाल करते हैं बियर को, कि पार्टी में है तो बियर इस्तेमाल करेंगे। ऐसे भी बिहार में बैंड है, लेकिन बहुत सारे जो ठंडे इलाके हैं वहाँ बियर जनरली लोग पीते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी का नाम हो गया जैव प्रतिकारक। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ईस्ट हो गया, कवक हो गया। उसके सहायता से क्या करते हैं? भोजन का निर्माण कर सकते हैं, पावरोटी बना सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सुविधा नहीं है कि हम आटा मतलब गेहूं लाएं, आटा पीसें, ठीक है, मतलब गेहूं पीसे सॉरी, और रोटी बनाएं, तो उनके लिए क्या है? पावरोटी को उनको दिया जा सकता है। पावरोटी अब ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल पावरोटी हम लोग देखते हैं, बड़ा साइज का पावरोटी बनाकर भी दिया जा सकता है। तो खाद्य सुरक्षा का ये एक तरीका है। आगे बात करते हैं उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन, अब ये कौन सा भाई एक टेढ़ा मेरा नाम आपको लग रहा होगा। उत्तक संवर्धन ये क्या है? उत्तक संवर्धन के माध्यम से आप वैसा फसल प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। यानी कि आप ऐसा गेहूं का फसल चाहते हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, या ऐसा आप काजू का फसल चाहते हैं, या किसी भी चीज़ का, हल्दी का आप फसल चाहते हैं जो रोगानुरोधी हो, यानी उस पर रोग का हमला न हो, ठीक है, या जो भी आप गुणवत्ता चाहते हैं, चाहे फसल में हो या जीव जंतु में, ऐसा प्राप्त कर सकते हैं उत्तक संवर्धन के माध्यम से। गाय का संकर नस्ल भी प्राप्त किया जाता है, यानी हाइब्रिड गाय जो ज़्यादा दूध उत्पन्न करती है। तो उत्तक संवर्धन तरीका से ये भी होता है। थोड़ा मोटा मोटी आपको एग्जाम्पल तो मैंने दिया ही। होता क्या है उत्तक संवर्धन, जरा उसको भी देखिए। जीव जंतु या पौधा से कोशिका, उत्तक या कोई अंग विशेष को लेना होता है, और विशेष ताप और दाब पर, यानी विशेष टेम्परेचर और प्रेशर की स्थिति में इसको विकसित कर जो भी गुण वाला आपको पौधा या जीव जंतु चाहिए वो प्राप्त होता है। लेकिन ये सब हम और आप नहीं कर सकते हैं, इसके लिए विशेषज्ञों की जरूरत होती है। आप समझ रहे हैं ना? तो चलिए, उत्तक संवर्धन क्या हुआ आपने समझ लिया। अब दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं बीज प्रौद्योगिकी, यानी कि बीज में कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। फसल कैसे होता है? बीज से ही तो होता है। थोड़ा सा हरित क्रांति की बात करते हैं। दुनिया में हरित क्रांति आया 1966-67 में, जबकि भारत में आया 1967-68 में। हरित क्रांति मतलब चारों तरफ हरियाली। देखिए इसका एक्चुअली में मतलब ये हुआ, ही तो मैंने ऐसे ही आपको बताया। गेहूं का पैदावार भारत में अत्यधिक मतलब तेजी से बढ़ा, विशेष तौर पर पंजाब और हरियाणा में। उसमें हुआ क्या? उन्नत किस्म का बीज आया। जो बीज था उन्नत किस्म का आया, मतलब उसका क्वालिटी बेहतर था, जिस वजह से उत्पादन बहुत तीव्र हुआ, तेजी से उत्पादन हुआ। और वो जो बीज था संकर नस्ल का बीज है। अब कहिएगा ये संकर नस्ल का बीज क्या होता है? एक एग्जाम्पल से समझिए। आपका एक खेत है, यहाँ तक एक गेहूं का फसल है और यहाँ एक अलग गेहूं का फसल है, दोनों का बीज में अंतर था। जब फूल निकलता है तो वहाँ परागण का प्रक्रिया होता है। तो होता कुछ ऐसा है, कई बार ऐसा होता है और सामान्यतः होता रहा है ये, कि यहाँ
के जो फूल है उसका परागकण को हवा के माध्यम से या तितलियों के माध्यम से दूसरे फसल पर पहुंचा दिया जाता है, यानी इस खेत से इस खेत में पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो नया बीज तैयार होगा वो हाइब्रिड होगा, वो संकर नस्ल का होगा, यानी कि संकर नस्ल हाइब्रिड नस्ल का बीज नेचर में भी तैयार होता रहा है। तो वो तो नेचर में तैयार हुआ है, अब यहाँ पर प्रयोगशाला में भी तैयार किया गया है। हरित क्रांति इसी वजह से हुआ क्योंकि बीज का क्वालिटी को बेहतर बनाया गया जो ज़्यादा उत्पादन करे। तो ये हो गया बीज प्रौद्योगिकी, ठीक है। और एक चीज़ और, जब हरित क्रांति आया, नया किस्म का बीज आया, तो वहाँ पर फर्टिलाइज़र का प्रयोग शुरू हो गया। उसके पहले हमारे देश में गोबर का खाद वगैरह का प्रयोग होता था, केचुआ का खाद वगैरह का प्रयोग होता था। तो लेकिन हरित क्रांति के बाद नया बीज आया और साथ ही साथ बीमारी भी बढ़ा। अब जैसे पंजाब हरियाणा को देखिए ना, कैंसर एक्सप्रेस चलता है, कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा है उसी क्षेत्र में जहाँ पे हरित क्रांति आया था। तो इस पर भी शोध और रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र है एक नॉर्मल हमारा कॉमन सेंस है, या हम लोग जानते भी हैं, इतना तो समझ है ही कि हमारे सेहत के लिए खतरनाक है। इसीलिए आजकल ऑर्गेनिक का काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है। हम लोग बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का कि क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें ताकि भोजन की जो समस्या है वो दूर हो सके। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं बीज प्रौद्योगिकी का कि बीज में कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें कि जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके, उत्पादन ज़्यादा हो और जो पोषण युक्त फसल तैयार हो। इसके लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बात चल रहा है पूरी दुनिया भर में, GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज, इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं जीन प्रतिस्थापन प्रक्रिया या टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी। देखिए इसमें होता क्या है, जीन के बारे में आपको पता है ना, हमारे शरीर का हर कोशिका में जीन है, आपको पता ही है। इसके अलावा जो कोई भी पेड़ पौधा है उसमें भी जीन है। अब एक एग्जांपल समझिए, गेहूं में आपको कुछ विशेष तरह का गुण आपको डालना है गेहूं के बीज में, तो आपने गेहूं का एक बीज लिया। अब आप नहीं ऐसा कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, ये वैज्ञानिक कर पाएंगे, जो एक्सपर्ट हैं वो कर पाएंगे। बीज में से एक जीन को आपने निकाला और एक एक्स्ट्रा जीन आपने वहां पर लगा दिया। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं GMO जीन प्रतिस्थापन विधि, जीन प्रतिस्थापन प्रक्रिया, टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी। यानी गेहूं के बीज से आपने एक जीन को निकाला और बाहर से एक दूसरा जीन को आपने वहां पर डाल दिया। अब जो दूसरा जीन आप डालिएगा वो अब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप गेहूं के बीज में कौन सा गुण प्राप्त करना चाहते हैं। सामान्यतः सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं और अपने इच्छानुसार जो भी इसमें हमको गुण चाहिए इस बीज में, हम चाहते हैं कि ये ऐसा बीज हो कि जिसमें रोग ना लगे, हम चाहते हैं कि ऐसा बीज हो जिसमें प्रोटीन का मतलब इससे जो फसल तैयार हो उसमें प्रोटीन का ज़्यादा उत्पादन हो, हम ऐसा बीज चाहते हैं कि जो एकदम स्वास्थ्यवर्धक हो, जिसमें विटामिन की मात्रा ज़्यादा हो। तो अपने हिसाब से आपको जीन वहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक जीन को निकाल के एक दूसरा जीन बाहर से लगा देना होगा। इसी टेक्नोलॉजी को GMO टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या ये टेक्नोलॉजी भारत में अलाउड है? तो ये टेक्नोलॉजी भारत में सिर्फ कपास के फसल पर ही है। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद है। क्यों विवाद है उसको तो समझेंगे ही, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कहा गया है ज़रा वो समझिए। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि भारत में GMO जो बीज है उसको मंजूरी अब बहुत जल्द दिया जाएगा, क्योंकि हमारे देश में भोजन का संकट है। ये सरकार का कहना है। लेकिन अब एक दूसरा पहलू भी है। हर सिक्का का दो पहलू होता है, चित पट। दूसरा पहलू क्या है GMO फूड को लेकर के, GMO बीज को लेकर के, जरा वो समझिए। अमेरिका के एक अदालत में मोनसांटो कंपनी पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगा। मोनसांटो क्या है? एक ऐसा कंपनी है जो GMO बीज का निर्माण करता है। GMO बीज अगर किसी भी देश में इस्तेमाल होगा तो सबसे बड़ा खासियत यह है कि आपको बार बार उस कंपनी से बीज खरीदना ही होगा। हालांकि GMO टेक्नोलॉजी के अलावा दूसरे संकर नस्ल यानी हाइब्रिड नस्ल के बीज का भी अगर आप प्रयोग करते हैं, जो हरित क्रांति से ही चल रहा है, तो वहां भी आपको बार बार बीज खरीदना ही पड़ेगा। मुद्दा पर आते हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं कि सिक्का का दूसरा पहलू क्या है। GMO बीज टेक्नोलॉजी को लेकर के मोनसांटो कंपनी पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाया अमेरिका के एक अदालत ने। क्यों लगाया? क्योंकि मामला था कैंसर का। एक बात प्रमाणित किया गया था अमेरिका में कि मोनसांटो कंपनी ने जो GMO बीज तैयार किया था उससे कैंसर हो रहा है, और ये बात सही साबित हुआ, तभी तो अमेरिका की अदालत ने करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाया। अब आप ही बताइए, क्या GMO फूड को भारत में अलाउ करना चाहिए? जबकि एक प्रमाण है।
तो होना क्या चाहिए? अब सरकार का कहना है कि इसको लागू किया जाए, और एक एग्जाम्पल भी यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ कि अमेरिका के एक अदालत ने मोन्सांटो कंपनी पे करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाया। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जीएमओ फूड को भारत में लाया जाए और एक खुला सा एक्सपेरिमेंट किया जाए, मतलब एक खेत में खेती किया जाए पूरा सबके सामने, मतलब वहाँ कैमरा वगैरह सब कुछ रहे, और वहाँ से जो फसल प्राप्त हो उस फसल का भी रिसर्च हो, उस पर जांच पड़ताल हो कि वास्तव में कैंसर कारक है कि नहीं। इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं जैव कीटनाशी के बारे में। जैव कीटनाशी नाम से ही लग रहा है कीटनाशी, कीटों का नाश करने वाले कुछ जीव। देखिए, फसल पर जो कीट होते हैं उनको नाश करने के लिए, उनका समाप्ति करने के लिए हम लोग केमिकल का छिड़काव करते हैं, लेकिन वो केमिकल बहुत ही खतरनाक है, वो खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाता है। खाद्य श्रृंखला में शामिल होने का मतलब कुछ ऐसे समझिए, हमने कीटनाशी का छिड़काव किया फसल पर, फसल पका, एक एग्जाम्पल गेहूं का फसल लीजिए, उस गेहूं से हमने आटा बनाया, आटा से रोटी बनाया, रोटी को हमने खा लिया, यानी वो केमिकल हमारे शरीर में आ रहा है, और केमिकल हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक है आप जानते ही होंगे। तो अब उपाय क्या है? उपाय है कुछ ऐसे जीवों का आप छिड़काव कर दीजिए, कुछ ऐसे जीवों को आप उस पर छिड़क दीजिए, स्प्रे कर दीजिए जो उन कीटों का नाश कर दे। उसका एक एग्जांपल है बेसिलस बिवेरिया। तो थैंक यू बेसिलस बिवेरिया नामक सूक्ष्म जीव कि आपके छिड़काव से जो कीट हैं जो फसलों को नुकसान करते हैं उनका समाप्ति हो जाएगा। या इसके अलावा एक घरेलू नुस्खा भी हो सकता है, जैसे कि नीम लहसुन से बना हुआ कीटनाशी, इसको भी अगर आप छिड़कते हैं कोई इसका नुकसान नहीं है, दैट्स गुड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पांचवा टेक्नोलॉजी। हम लोग बात क्या कर रहे हैं? शुरू से हम लोग बात कर रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा, भोजन को कैसे सही किया जाए, भोजन का पहुंच सबके पास कैसे हो, भोजन का पैदावार कैसे बढ़े, इसके लिए कौन कौन सा टेक्नोलॉजी हो सकता है। तो पांचवा टेक्नोलॉजी है जैव उर्वरक। ठीक है, पांचवा टेक्नोलॉजी क्या है? जैव उर्वरक। देखिए, जैव उर्वरक मतलब क्या? उर्वरक यानी खाद। खाद क्या करता है? फसलों के उत्पादन को बढ़ाता है। पहले के जमाना की अगर बात किया जाए तो वहाँ पर गोबर का इस्तेमाल होता था, गोबर को सड़ा के इस्तेमाल करते थे खाद के रूप में, अभी भी हालांकि कई जगह करते हैं। अब जैसे कि सिक्किम हमारे देश का पहला राज्य बन चुका है, लद्दाख पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने वाला है बहुत जल्द, जो सिर्फ ऑर्गेनिक होगा, यानी जहाँ सिर्फ ऑर्गेनिक से ही उत्पादन होगा। तो थैंक यू सिक्किम और लद्दाख। चलिए जैव उर्वरक पे आते हैं। ऑर्गेनिक और जैव उर्वरक में थोड़ा सा अंतर है। उर्वरक, जीवों का इस्तेमाल अगर आप उर्वरक के रूप में करते हैं तो दैट इज कॉल्ड जैव उर्वरक। अब जैसे कि नील हरित शैवाल, इसके अलावा एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर और राइजोबियम जीवाणु है, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थापित कर देते हैं, फिर उस नाइट्रोजन को पौधा ग्रहण कर लेता है। तो इस तरीके से यहाँ कोई नुकसान भी नहीं है। तो ये है जैव उर्वरक। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम निष्कर्ष पे बात कर लेते हैं। मैंने इतना सारा बात आपको बताया, तो आखिर निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यही निकला कि हमारे देश में अनाज का कमी नहीं है। आप खुद समझिए ना, पिछले वर्ष हमारे देश में 111 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो 111 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ। हम लोग विदेशों को भी मदद करते हैं। श्रीलंका में जो संकट आया था हमने गेहूं भेजा, अफगानिस्तान को भी हमने गेहूं का सप्लाई किया। तो समस्या वहाँ नहीं है। समस्या कहाँ है? समस्या है भंडारण प्रबंधन में। एफसीआई में जहाँ अनाज एक तरफ सड़ रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ लोग भूख से मर रहे हैं। ये विडंबना है, इसे दूर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जीएमओ फूड के बारे में हमने बात किया, जीएमओ बीजों के बारे में हमने बात किया। सरकार ने घोषणा किया कि इसको बहुत जल्द भारत में लाया जाएगा, लेकिन एक केस स्टडी भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया कि मोन्सांटो कंपनी पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाया है अमेरिका के एक अदालत ने। तो ऐसे में होना क्या चाहिए? उसको लाने से पहले एक सार्वजनिक रूप से एक विचार विमर्श होना चाहिए।